तो हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल दी कोटान क्लासेस पर मैं अविनाश शर्मा स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने जो है 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, एक प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण के बारे में, और जो दूसरा था प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने जो है पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को समझते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो जो गोलीय दर्पण होता है ये क्या होता है, बेसिकली गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होता है, जिसमें उसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे की कलई करके उस पर लाल पराक्साइड का, आयरन पराक्साइड का लेपन कर दिया जाता है तथा दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ बना दें। तो ऐसा जो सिस्टम होता है, जो निकाय प्राप्त होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण को अगर हम समझें, यहाँ पे ये मान के चलिए गोलीय दर्पण है, ये आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग, यहाँ पे मैं इसकी डिफिनीशन भी लिखते चलता हूँ गोलीय दर्पण का। तो जो गोलीय दर्पण है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग जिसमें एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, जिसपे एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, कलई लाल आयरन पराक्साइड का, चांदी या पारे की भी कह सकते हैं। तो चूंकि ये महंगा होता है तो ये पॉसिबल है नहीं, चांदी या पारे की कलई करते हुए उस पर आयरन परऑक्साइड का लेपन कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को, क्योंकि 2 पृष्ठ होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ये उभरा हुआ पृष्ठ बाहर का और एक अंदर दबा हुआ वाला पृष्ठ, 2 पृष्ठ होता है। तो उसमें क्या कह रहा है कि एक पृष्ठ पर आयरन पराक्साइड का चांदी या पारे की कलई कर दिया जाए तथा उस पर आयरन पराक्साइड का लेपन कर दिया जाए तथा दूसरा जो पृष्ठ होता है, उस दूसरे वाले पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे? इसके पहले हम लोग वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो जो ऐसा सिस्टम, ऐसा जो निकाय प्राप्त होता है, वही गोलीय दर्पण होता है। बना दिया जाए तो प्राप्त निकाय ही गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये प्यारे बच्चों, ये गोलीय दर्पण की एक डिफिनीशन थी जिसको हमको याद करना होता है। तो ये गोलीय दर्पण है जो कि कांच के खोखले गोले के कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, अब ये अगर इसको मैं कट करूं तो इसमें आप देखेंगे जो गोलीय दर्पण के जो टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, वो इसी स्फेरिकल मिरर से बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कट करूँ इसको, तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, एक पार्ट यहाँ पे कट कर दिया हूँ और यहाँ से कट कर दिया हूँ, तो आप देखेंगे इसके 2 पार्ट्स बन के तैयार हो गए हैं। 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। तो जो यहाँ पे आपका जो पार्ट बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, इधर वाला, ये आप देख रहे हैं ये उभरा हुआ पृष्ठ है, और उभरे हुए पृष्ठ पर अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, कलई कर दूँ, लेपन कर दूँ, जो अभी यहाँ पे लिखा गया है आयरन परऑक्साइड का,
या चांदी या पारे का लेपन कर दिया जाए, तो इस प्रकार का एक सिस्टम आपको प्राप्त हो रहा है। उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ये प्रकार का जो टाइप्स है वो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसके जो दो टाइप्स होते हैं गोलीय दर्पण के, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण होता है, यानी एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है। तो आप देखिए, यानी इस उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया गया तथा दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो इस प्रकार का जो सिस्टम प्राप्त होता है उसको गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोला जाएगा। तो ये आपका अवतल दर्पण बन के तैयार हो गया है, अवतल दर्पण। और दूसरा वाला आप देख लीजिए, दूसरा वाला क्या करेंगे, इस पे भी दो पृष्ठ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक अंदर वाला पृष्ठ है, एक उभरा हुआ पृष्ठ है, सेम इसी के जैसा। लेकिन इसमें जो क्या होगा, अगर इसमें अंदर की तरफ कलई कर दिया जाए या लेपन कर दिया जाए, अंदर की तरफ लेपन या कलई कर दिया जाए तथा बाहर वाले पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो दूसरा प्रकार का जो दर्पण प्राप्त होता है उस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण बोला जाता है। तो अगर दबे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, बाहर वाले पृष्ठ को, उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ये दर्पण का कौन सा प्रकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो इसके मुख्यतः दो हैं गोलीय दर्पण के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण हो गया। तो हम अवतल और उत्तल दोनों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन भी आगे हम देखते हैं। तो पहला डिफिनीशन जो बन के आपका आएगा वो आएगा आपका अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण आ जाएगा। और अवतल दर्पण को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोला जाएगा। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा? अभी आपको बताया गया था कि गोलीय दर्पण का ऐसा प्रकार जिसमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया गया है तथा दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ऐसा जो निकाय सिस्टम प्राप्त होता है उसको अवतल दर्पण बोला जाता है। यानी अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से होगा, बाहर की तरफ कलई है और ये बाहर की तरफ कलई कर दिया गया है, यानी लेपन कर दिया गया है, और अंदर का जो पृष्ठ, दबा हुआ पृष्ठ, उसको परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। ये आपका परावर्तक पृष्ठ बन गया है। तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया है, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगी उभरे हुए पृष्ठ पर, उभरे हुए पृष्ठ पर, पृष्ठ पर कलई, कलई या लेपन, लेपन कर दें, लेपन कर दिया जाए, लेपन कर दिया जाए तथा दबे हुए भाग पर, तथा दबे हुए भाग पर, दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, पृष्ठ बना दिया जाए, बना दिया जाए, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो मेनली अवतल दर्पण की जो डिफिनीशन होगी यहाँ पे हो चुका है, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई तथा दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो ऐसा जो निकाय, ऐसा जो सिस्टम होता है प्यारे बच्चों, उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको अवतल दर्पण क्लियर हो गया होगा। अब जो गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार है, ये वाला, इसको समझ लेते हैं। इसमें भी देखेंगे दो पृष्ठ होता है। आपकी बात इसमें क्या होगा? उत्तल दर्पण इसे बोलेंगे। इसमें दबे हुए भाग पर क्या कर दिया गया? लेपन कर दिया गया है तथा उभरे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो ऐसा जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका कॉन्वेक्स मिरर, यानी आपका जो है उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो चलिए उत्तल दर्पण की डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर इसकी डिफिनीशन क्या होगी? इसकी डिफिनीशन जो होने वाली है वही है कि इसके दो पृष्ठ होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा जो परिभाषा हो जाएगा इसका, दबे हुए पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर कलई, कलई या लेपन कर दिया जाए। लेपन किसका? जो अभी बताया गया था, कलई या लेपन कर दिया जाए, कर दिया जाए, कर दिया जाए, तथा उभरे हुए पृष्ठ पर, तथा उभरे हुए पृष्ठ को, पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे? जहाँ से प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौट जाती है, उसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो दबे हुए पृष्ठ पर कलई या लेपन कर दिया जाए तथा उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, पृष्ठ बना दिया जाए, बना दिया जाए, दिया जाए, तो बना दिया जाए तो इस निकाय को, इस निकाय को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस निकाय को उत्तल दर्पण, यानी जिसको क्या बोला जाए? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये प्यारे बच्चों ये किसकी डिफिनीशन हो जाएगी? ये डिफिनीशन हो जाएगी आपके उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का यहाँ फिगर भी बना देते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आना भी चाहिए। तो ये आप देखेंगे, ये पृष्ठ है, क्योंकि आपको बताया गया था ना ये गोला था, इस गोले को कट कर दिया गया था। तो ये वाला जो इधर वाला जो बना हुआ पृष्ठ था, यही वाला, तो क्या हो जाएगा? अब इस पर क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। दबे हुए भाग पर, दबे हुए भाग पर देखो परिभाषा जैसा कि लिखा गया है, क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए, तथा उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो ऐसा जो निकाय होता है वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कलई वाला पार्ट, ये कलई कर दिया गया है, या जिसको बोला जाता है लेपन। लेपन किसका? आयरन पेरोक्साइड का या चांदी का या पारे की कलई कर दी जाती है। और जो ये उभरा हुआ पृष्ठ है, ये क्या है? उभरा हुआ पृष्ठ, उभरा हुआ पृष्ठ, ये उभरा हुआ पृष्ठ आपको क्या बना दिया गया है? परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है, ये परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। तो उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, अंदर दबे हुए भाग पर कलई या लेपन कर दिया जाए, तो इस प्रकार का जो दर्पण प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा? आपका उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से हम लोगों ने गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के जो मुख्य 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उन दोनों की डिफिनीशन को हम लोगों ने समझा बारी बारी से। अब एक दर्पण पकड़ते हैं, आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को, पदावली को भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब जैसे समझिए इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ पे एक दर्पण ले लूँ, यहाँ पे एक दर्पण में खींचता हूँ, ये एक दर्पण है, और ये दर्पण का प्रकार जो आपका अभी जस्ट पढ़ाया हूँ वो है आपका अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो डिफिनीशन होती थी, क्या होती थी कि उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए? कलई। तो मैं उभरे हुए पृष्ठ पर इसको कलई कर दे रहा हूँ, लेपन कर दे रहा हूँ आयरन पेरोक्साइड का, तो ये कलई कर दिया गया। ठीक, और जो दबा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया, अंदर वाला जो पार्ट है वो आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया।
तो इसे कुछ टर्मोलॉजी है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे ये एक मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ठीक। अब इसके कुछ टर्म्स हैं उसको देखते हैं। आप यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना अवतल दर्पण का जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक पॉइंट होता है जिसको P बोला जाता है, पोल यानी दर्पण का ध्रुव होता है, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, पोल बोला जाता है, ये दर्पण का ध्रुव होता है। और आपको जैसा अभी बताया था कि जो ये गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो केंद्र आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वो आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो वक्रता केंद्र इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा इस अवतल दर्पण का भी जो है केंद्र कहलाएगा। तो ये मान के चलिए ये यहाँ पे इसका पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया वक्रता केंद्र, ठीक। अब इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा आपको दिख रही है, जो दोनों पॉइंट से होकर जा रही है, ये आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। तो ये जो लाइन जा रही है ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। और इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र था इस दर्पण का केंद्र बन जाएगा, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इससे C से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो दर्पण का जो ध्रुव होता है पोल, वो जो है P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसी परावर्तक पृष्ठ पर ही होता है दर्पण। और एक पॉइंट होता है जिसको मुख्य फोकस बोला जाता है। मुख्य फोकस ठीक जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है, यहाँ पे आ जाएगा मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कैपिटल F आपका हो जाएगा मुख्य फोकस, ये हो जाएगा मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक। तो दर्पण का ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो आपको दिख रही है ये आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा। और इस दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में एक पॉइंट होता है जिसको मुख्य फोकस कहा जाता है, इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। और वक्रता केंद्र को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो लाइन रेखा खींची हुई है ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये इसके हो गए, ठीक है। ये दर्पण के द्वारक हो जाएंगे, यहाँ पे अगर बना दूँ M1 हो जाएंगे और यहाँ पे बना दूँ ये M2 हो जाएगा, ठीक है। दर्पण के द्वारक हो जाएंगे। अब ये कुछ परिभाषा है, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर मैं मुख्य फोकस की बात करूं, अगर मुख्य फोकस की परिभाषा आपको देना हो तो क्या कह सकते हैं कि इसका डिफिनीशन अगर देना हो तो दो तरीके से आप डिफिनीशन इसका दे सकते हैं मुख्य फोकस का, और इम्पॉर्टेंट भी होता है। मुख्य फोकस का डिफिनीशन ये हो जाएगा कि वक्रता केंद्र का यहाँ पे एक चीज़ पहले और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मुख्य फोकस है और दर्पण के ध्रुव के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगी। इस दूरी का भी एक नाम होता है, उस नाम को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव और जो फोकस होता है इसके बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों फोकस दूरी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? फोकस दूरी बोला जाता है। ये फोकस दूरी हो जाएगा और इस फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो ये वक्रता केंद्र आप देख रहे हैं और दर्पण के ध्रुव, इसके बीच में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगा। इस दूरी का भी नाम होता है जिसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से ले करके जो यहाँ के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से लेकर के ये और यहाँ से ये दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को प्यारे बच्चों स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि किसके बीच की होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ें थी। अब मैं मुख्य फोकस के बारे में यहाँ पे कुछ डिफिनीशन वगैरह है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन देख लेते हैं मुख्य फोकस का। तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे उसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी मुख्य फोकस की? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी को प्यारे बच्चों स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्या, जिसको वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर से। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, आधी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोकस दूरी है ये संबंध भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, आंकिक प्रश्न भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब फोकस दूरी f इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या r का क्या हो जाएगा, आधा। यही जो है प्यारे बच्चों f और r में एक रिलेशन निकल भी चला आता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, किसमें संबंध बताता है, ये f व r में संबंध का फार्मूला भी है, संबंध, ये f और r में संबंध है। तो f फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं f इज इक्वल टू r/2 है, तो यहाँ पे दो राशियाँ हैं, तो दो राशियों में से किसी भी एक राशि का मान दे करके दूसरी राशि का मान पूछा जा सकता है। f का मान दे करके r का मान दे करके f का मान पूछा जा सकता है, या f का मान दे करके r का मान ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आएगा, वो रिलेशन क्या होगा, अगर f इज इक्वल टू प्यारे बच्चों r/2 है, अगर f इज इक्वल टू r/2 है, तो अब आप एक काम करिए, इसको यहाँ पे 1 बना लीजिए। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, f में, और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r में। तो r का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, r हो जाएगा, और f का 2 का f में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू f हो जाएगा। तो देखिए एक रिलेशन और निकल के चला आया, r इज इक्वल टू 2f। यानी इसका मतलब r इज इक्वल टू 2f का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो इसका मतलब हो जाएगा कि r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या r, ये 2 गुणे क्या लिखा है, 2 गुणे f का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, 2 गुणे दर्पण की फोकस दूरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी के बराबर होती है। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में भी रखना है कि f इज इक्वल टू r/2 होता है या r इज इक्वल टू 2 इंटू f होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसके बारे में। तो ये दर्पण की फोकस दूरी के बारे में डिफिनीशन था, उस डिफिनीशन को हम लोगों ने देखा। एक डिफिनीशन और होता है, उसको भी समझ लेते हैं मुख्य फोकस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको, ये अब यहाँ पे डिफिनीशन को देखते हैं। दूसरा डिफिनीशन जो होगा फोकस दूरी का, वो ये होगा कि ये मान के चलिए ये क्या है, एक दर्पण है जिसको अवतल दर्पण कहा जाता है, ऊपर की तरफ कलई कर दिया जाता है और दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और यहाँ पे आपका मुख्य फोकस हो जाएगा, और ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, यानी कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पूरा टोटल क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब दूसरी जो डिफिनीशन होने वाली है वो ये होगा कि क्योंकि अंदर वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है, कोई भी प्रकाश किरण अगर परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी तो टकरा करके वापस चली जाएगी। तो पहला जो डिफिनीशन हो चुका है, दूसरा डिफिनीशन होने वाला है, ये है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस स्पेसिफिक बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस कहा जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि दूसरा परिभाषा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, कौन सा बिंदु है, ये देखो यही बिंदु है, इस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को, उस दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो दूसरा डिफिनीशन जो हो जाएगा, दूसरी जो परिभाषा हो जाएगी, वो पहला तो यहाँ पे हो गया, दूसरा परिभाषा यहाँ पे यही हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से, दर्पण से, क्योंकि दर्पण में परावर्तन की घटना होती है, रिफ्लेक्शन की घटना होती है, तो परावर्तन का नाम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु से होकर
जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को उस दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और इस मुख्य फोकस के बीच में जो दूरी होती है, फोकस दूरी, और जो वक्रता केंद्र होता है उस तक की जो बीच की दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या, उन दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संबंध था, रिलेशन था, जो कि क्या था, F=r/2। और दूसरा रिलेशन क्या निकल के आया था उसी से, r=2f। तो यहाँ से ये मुख्य अक्ष का जो है टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इस संबंध पे F और R पे एक क्वेश्चन, क्योंकि इस पे पूछा भी जाता है। तो एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर दिया गया हो कि एक अवतल दर्पण हो और उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे दी जाए, और उसके बाद आपसे पूछा जाए फोकस दूरी, तो आप कैसे बताएंगे? या दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन उल्टा ये दे दिया जाए, आपको उस दर्पण की फोकस दूरी दे दिया जाए और आपसे वक्रता त्रिज्या पूछा जाए, तो कैसे आप बताएंगे? समझ गए? तो क्वेश्चन बनता है। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया हो, अगर 50 सेंटीमीटर दिया गया हो, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। ठीक, इसी एक ही प्रश्न से हम दोनों चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, जब इसको हल करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पे जो दिया गया है वो वक्रता त्रिज्या दिया गया है। तो वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है फोकस दूरी के बारे में पूछा गया है, फोकस दूरी के बारे में पूछा गया है। तो फोकस दूरी यानी स्मॉल f आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो आप जानते हैं कि रिलेशन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा F और R में, वो क्या था, F R में जो रिलेशन आया था वो आया था F क्या था, R/2 था। तो यहाँ पे देखो F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, तो R का मान कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर। तो R की जगह पे आप क्या रख दोगे, 50, और तो उसके बाद बाई 2 कर दोगे। इसको जब कट करोगे तो कितनी टाइम जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा। तो आप देखेंगे ये 25 सेंटीमीटर इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी आ जाएगी। क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है, जो कि आगे हम जब चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फोकस दूरी की 25 सेंटीमीटर आ गई। अगर किसी क्वेश्चन को प्रूव करना हो, अगर क्वेश्चन में दिया गया होता, फोकस दूरी दिया गया होता और आपसे वक्रता त्रिज्या पूछा गया होता, तब कैसे आप लगाते? तो यही आप रिलेशन लगाते हैं, वहीं से भी लग जाता। अगर क्वेश्चन में क्या दिया होता, मान चलिए फोकस दूरी दिया गया होता, फोकस दूरी बोल देता कि 25 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ देता कि वक्रता त्रिज्या बताओ, तो कैसे बताते? क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा था जो कि इसी फार्मूले से निकल के आया था। क्या आया था, R क्या होता है, 2F होता है। अब आप देखिए R आपसे पूछा जा रहा है और F की वैल्यू दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो R का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। R हो जाएगा 2 × F की जगह पे कितना रख दोगे, 25 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे जो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप देखेंगे चाहे R की वैल्यू देकर के F का मान पूछा जाए या F का मान देकर के R की वैल्यू पूछा जाए, तो आप इसी R और F के जो संबंध का जो फार्मूला है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पर आधारित प्रश्न। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जो है, और बाकी इस चीज़ को तो हम लोगों ने समझ ही लिया था, तो डिफिनीशन पे ज़्यादा नहीं, लेकिन समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये था आपका
कि दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, दर्पण का ध्रुव आप देख रहे हैं यहाँ पे P होता है, ठीक। और वक्रता त्रिज्या और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है मुख्य अक्ष होता है, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष की परिभाषा हो जाएगी दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। तो ये मुख्य अक्ष की परिभाषा हो जाएगी। और दर्पण का ध्रुव देख रहे हैं एकदम परावर्तक पृष्ठ पर है, जो P से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। और वक्रता केंद्र की परिभाषा देख लेते हैं, वक्रता केंद्र की परिभाषा देख लेते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। तो वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। तो वक्रता केंद्र के बारे में क्या होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि जो वक्रता केंद्र होता है उसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गोलीय दर्पण जो होता है, जैसा आपको बताया गया था, जो गोलीय दर्पण होता है, इस गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है, इस गोलीय दर्पण का केंद्र ही उस अवतल दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र कहलाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी वो हो जाएगी गोलीय दर्पण का केंद्र ही उस दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है, जिसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। अब ये हो गया वक्रता केंद्र, और जैसा कि अब इसी से मिलता जुलता है एक परिभाषा और आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को भी देख लेते हैं, किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल r से। तो वक्रता त्रिज्या की जो डिफिनीशन हो जाएगी, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जब मैं एक दर्पण बनाया था तो दर्पण में एक पॉइंट यहाँ पे होता था, उसको P बोलते थे, यहाँ पे जो पॉइंट होता था उसे मुख्य फोकस बोलते थे, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे वक्रता केंद्र बोलते थे। अब जो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा पूछी जा रही है वो क्या होगा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है दर्पण के ध्रुव से, वो आपका वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे, स्मॉल r को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो एक तो परिभाषा ये हो गया, और दूसरा f और r में जो रिलेशन था वहाँ से इसकी डिफिनीशन बन जाएगी। दूसरा परिभाषा जो यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, रिलेशन से। रिलेशन क्या था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर f इक्वल टू r/2 था तो r इक्वल टू क्या आया था, r इक्वल टू 2 इंटू f आया था। इसका मतलब हो गया कि जो वक्रता त्रिज्या थी वो फोकस दूरी की दुगनी के बराबर होती है। तो दूसरा परिभाषा जस्ट इस रिलेशन से आ जाएगा। तो दूसरा जो परिभाषा आएगा वो आएगा वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी यानी स्मॉल f के दो गुने के बराबर होता है, 2 गुने के बराबर होता है, अर्थात r इक्वल टू 2 इंटू f, अर्थात
अर्थात r इज इक्वल टू 2 इंटू एस। तो ये वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन हो गई। ठीक, तो ये था बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट परिभाषा आपसे पूछा जा सकता था, उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो वो परिभाषा क्या क्या हो सकता था, दर्पण का ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है और उस पर न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद इस तरीके से आपका जो मोटा मोटा जो था गोलीय दर्पण के डिफिनीशन से संबंधित गोलीय दर्पण के बारे में उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब जो इसके बाद का जो वीडियो आपके लिए बनेगा वो बनेगा किरण आरेख खींचने के रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ उन किरण आरेख में से किन्हीं 2 नियम का पालन करते हुए हम लोग प्रतिबिंब बनाने का रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं और दी फोटॉन क्लासेस पर आप जुड़े रहिए। प्रॉपर आपको एक सीक्वेंस वीडियो मिलता रहेगा और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो अगर आपको लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।